नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। प्रेरणा स्थल से लेकर चैतन्य भूमि तक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में बाबा साहेब के आदर्श बनेंगे प्रेरणा। सरकारी एक्शन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के फ्लाइट संचालन में हल्का सुधार, लेकिन अब भी कई राज्यों में उड़ानें रद्द। हालात नियंत्रण के लिए रेलवे ने ट्रेनों में लगाया अतिरिक्त कोच। केरल में एसआईआर की तारीख में संशोधन। स्थानीय निकाय चुनाव के कारण अब 16 दिसंबर की जगह 23 दिसंबर को आएगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। अग्निवीर वायु के रूप में भारतीय वायुसेना को मिले नए जवान। कर्नाटक के बेलगावी में इनटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड। और विशाखापत्तनम में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मैच। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले पर टिकी नजरें। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। आज उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग को उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहें। महापरिनिर्वाण दिवस आज और तमाम गणमान्य हस्तियां आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर रही हैं। और इस मौके पर मुंबई में चैत्य भूमि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। चैत्य भूमि, शिवाजी महाराज मैदान और अंबेडकर निवास राजगृह में भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। राज्य और देश भर से लाखों लोग दादर में चैत्य भूमि में पवित्र स्तूप पर पुष्प अर्पित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को आज पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को उनके पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक शक्तिशाली देश बताया है। एक निजी न्यूज चैनल को मॉस्को में दिए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि भारत पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। साथ ही ये भी बताया कि खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला है। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प परंपराओं और ऐतिहासिक मित्रता से जुड़े हुए तमाम अहम पुरस्कार दिए हैं। और आपको आगे बताएं कि दिल्ली एयरपोर्ट देखिए, ना मैं न प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आते हैं। हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी नीतियां और अपने सरोकार हैं और हमारे अपने। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। रूस और भारत तो बस अपना साझा हित चाहते हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मुझे लगता है हमारी इस नीति की देशों को सराहना करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद शक्तिशाली नेता के रूप में प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से सामान्य हो रहे हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, थोड़ी देर की पहले की तस्वीरें हैं जहां पर स्थिति काफी नियंत्रण में और सामान्य नजर आ रही है। और इंडिगो एयरलाइंस ने इस संकट पर यात्रियों से माफी मांगी है, लेकिन ये माफी फिलहाल काफी नहीं लग रही। बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान रहे। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने की वजह से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। मुंबई, इंदौर, जयपुर समेत कई जगहों पर उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नागर विमानन मंत्री की इंडिगो के कारण पैदा हुए संकट पर लगातार नजर है, लेकिन भारतीय रेलवे भी एक्टिव हो चुका है। यात्रियों की सहूलियत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेनें में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। ये सुविधा आज से शुरू हो रही है। इसके तहत दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टायर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर, सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी शुरू की जा रही हैं।
और खबर केरल से, जहां भारतीय चुनाव आयोग ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केरल में वोटर लिस्ट रिवीजन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब केरल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि पहले ये 16 दिसंबर को जारी होनी थी। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट अब 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, जबकि पहले इसे 14 फरवरी को प्रकाशित किया जाना था। बता दें कि केरल एसआईआर की तारीख में संशोधन स्थानीय निकाय चुनाव के कारण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही चुनाव आयोग ने तारीख एक हफ्ता आगे बढ़ाने का फैसला लिया। केरल में 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। और एसआईआर के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 2,08,36,000 से अधिक नामांकन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग सभी पंजीकृत मतदाताओं को नामांकन फॉर्म दिए गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बस्तर मंडल में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीजापुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एनआर गवेल ने जानकारी दी कि इंद्रावती नदी के पार और घने जंगलों से घिरे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बीएलओ टीमों को नाव और स्टीमर भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने ये घोषणा की है कि एसआईआर के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ स्तर अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और आइए बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 4.2 ये उत्सव, जहां 2 प्राचीन संस्कृतियां एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु से आए हिंदी जानने वाले 50 शिक्षक अब काशी के स्कूलों में बच्चों को तमिल भाषा सिखा रहे हैं और इस पहल ने विद्यार्थियों के मन में नया उत्साह भर दिया है। वाराणसी का सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। कक्षा में बैठे ये बच्चे सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि एक नई संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। हर अक्षर, हर उच्चारण मानो 2 राज्यों के बीच दिलों का नया पुल बन रहा हो। तमिल शब्दों को समझते हुए इनके चेहरे पर जो चमक है, वही इस संगम का असली अर्थ है। शिक्षक भी बच्चों के जोश और जिज्ञासा से अभिभूत हैं। भाषा की दीवारें गिर रही हैं और सीखने का ये सफर केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि एकता और अपनत्व की भावना को गहरी कर रहा है। ये काशी का मौका मोदी जी के वजह से ही हमको मिला है। सो सर को भी, मोदी जी को भी हमारा धन्यवाद है। और ये क्लासिक तमिल संगमम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिक तमिल, उधर से ही हम तमिल करकलाम की ओर से हम इधर आए सर। यहाँ पर खाना वाना सब कुछ अच्छी तरह मिलता है और गाड़ी से यहाँ पर छोड़ते हैं और लेकर जाते हैं और बहुत रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर सब कुछ हो रहे हैं सर। बच्चे कहते हैं कि तमिल भाषा समझ आने से संवाद आसान हो जाएगा। नए शब्द, नई ध्वनियाँ उनकी दुनिया को और जिज्ञासु बना रही हैं। उन्हें लगता है कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। बहुत अच्छा लग रहा है तमिल सीख कर। तमिल एक अच्छा लैंग्वेज भी है, हम इजीली कनेक्ट भी हो जाएंगे दूसरे स्टेट से। अदर लैंग्वेज जानेंगे तो हमारे मल्टी लैंग्वेज का भी नॉलेज होगा हमको। हम जहाँ पे इजीली जाकर दूसरे स्टेट्स के लोगों से हम बात भी कर सकते हैं वहाँ पे। और ये है कि हम काशी विश्वनाथ विजिट करते हैं मॉर्निंग में डेली, तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं तमिलनाडु से दर्शन करने के लिए। तो हम लोग उनसे बात करने में कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हम ये लैंग्वेज सीख लेंगे तो उनसे हम इजीली बात भी कर सकते हैं, ये भी है। इस बार काशी तमिल संगमम 4.0 की थीम है तमिल करकलाम, यानी आओ तमिल सीखें। ये 50 शिक्षक 15 दिन तक तकरीबन 1500 बच्चों को तमिल भाषा पढ़ाएंगे। काशी और तमिलनाडु, 2 सभ्यताएं, 2 विरासतें, और इन बच्चों की मुस्कुराहट बताती है कि ये संगम आने वाली पीढ़ियों में संस्कृतियों की नई रोशनी जगाने वाली है।
सेंट्रल हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन सदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी। और काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत आए छात्रों का प्रथम समूह काशी में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचा। वहां उन्होंने वस्त्रों की बुनाई से लेकर म्यूजियम में रखी गई कलात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। फैसिलिटीज सेंटर में रखी गई डिजाइन और कला को देखकर छात्र बेहद प्रभावित हुए। छात्रों ने उत्तर प्रदेश की काफी तारीफ की। उनका कहना था कि तमिल संगमम ने उनको एक खास अनुभव दिया है। काशी, अयोध्या और प्रयागराज के भ्रमण ने उनको काफी प्रभावित किया है। इस मौके पर छात्र छात्राओं के दल ने अपने यहाँ की लोक कलाओं का भी लुत्फ उठाया। काशी तमिल संगम से यहाँ काशी आया। ये जगह बहुत अच्छा, हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कारपेट्स देखा और ये क्राफ्टिंग स्किल्स बहुत हमें यहाँ सिखाया। बहुत अच्छा है यहाँ ये जगह। भारतीय वायुसेना के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कर्नाटक के बेलगावी में अग्निवीर वायु के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। ये कार्यक्रम एएमएन ट्रेनिंग स्कूल में दिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर वायु को सम्मानित भी किया गया। परेड को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ उमड़ी। इस परेड से युवा भारतीय वायुसेना से जुड़ने के लिए भी प्रेरित हुए। दूरसंचार विभाग ने प्रोटेम सुरक्षा प्रमाणन की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी है। दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र ने इस बारे में घोषणा की। इस निर्णय से व्यापार करने में आसानी होगी और उद्योग के लिए व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्रालय ने बताया कि आईपी राउटर और वाईफाई सीपीई उत्पादों की आपूर्ति और तैनाती में व्यवधान को रोकने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रोटेम प्रमाणन शुरू किया गया था। अब प्रमाणन का दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें 5G कोर, SMF ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स, ऑप्टिकल नेटवर्किंग टर्मिनल्स और नई श्रेणी को भी शामिल कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित 7 महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रौद्योगिकियां औपचारिक रूप से तीनों सेनाओं को सौंप दी है। ये कदम भारत की रक्षा तैयारी में स्वदेशी क्षमताओं के विस्तार और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आयात निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नई दिल्ली स्थित DRDO भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने की, जिसमें तीनों सेनाओं और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान रक्षा, एरोस्पेस, नौसैनिक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्रों से जुड़ी 12 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। समिति ने परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन, समयबद्ध प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकियों के तेज परिचालन समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही नीतिगत संरेखण और संस्थागत तंत्र मजबूत करने की सिफारिश की गई। DRDO ने कहा कि TDF एक तहत तेज और परिणामोन्मुखी कार्य प्रणाली आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और क्षमता निर्माण को नई दिशा दे रही है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में भारत के शानदार हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए द मास्टर क्रिएशन 2.0 का आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य पद्मश्री शिल्प गुरु संत कबीर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भारत के बेहतरीन कलाकारों की उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन और उत्सव मनाना है। इसमें देश भर के कलाकारों ने अपने कलात्मक उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। यह आयोजन 15 दिसंबर तक चलेगा। यह आयोजन कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े लोगों को आजीविका जुटाने में मदद के लिए मंच का भी काम करेगा। बात खेल जगत की तो 2026 के फुटबॉल विश्व कप के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। विश्व कप के पहले मैच में
सह मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा और इसके बाद दक्षिण कोरिया का सामना प्लेऑफ के विजेता से होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2010 के बाद पहली बार विश्व कप में खेलती नजर आएगी। सह मेजबान अमेरिका की टीम अपने पहले मैच में पैराग्वे से भिड़ेगी, वहीं एक अन्य मेजबान कनाडा का सामना अपने पहले मैच में प्लेऑफ की विजेता से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के ग्रुप में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन है। वहीं ब्राजील के ग्रुप में मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड है। फ्रांस की टीम पहले मैच में सेनेगल से भिड़ेगी, वहीं इंग्लैंड क्रोएशिया के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। 48 टीमों के बीच होने वाले विश्व कप का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। शनिवार को विशाखापत्तनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। रांची वनडे में करीबी जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को रायपुर में करारी हार मिली थी। 359 रन के विशाल लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। इन दोनों मैच में भारतीय टीम का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी भारत को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और ऐसे दबाव वाले निर्णायक मैच में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। विराट कोहली ने अपनी पिछली 3 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है, जबकि रोहित ने अपनी पिछली 4 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने के लिए इस मुकाबले में करो या मरो की सोच के साथ उतरेगी, लेकिन वो तेज गेंदबाज बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है। ये देखना होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं। विशाखापत्तनम के ACA VDCA स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के अनुकूल होती है। भारत का यहाँ शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने यहाँ 2005 से 10 एक दिवसीय मैचों में से 7 में जीत हासिल की है, लेकिन यहाँ खेले गए पिछले मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में ओस के कारण टॉस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय टीम वनडे में पिछले 20 मैच से टॉस नहीं जीत पाई है, जिसका खामियाजा उसे रायपुर में दूसरे वनडे में हार के साथ भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि विशाखापत्तनम में भारतीय टीम टॉस हारने का सिलसिला तोड़ पाती है या नहीं और उसका फायदा दोनों में से किस टीम को मिलता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और पूर्णिमा यादव के 2 गोल की बदौलत भारत ने FIH जूनियर महिला विश्व कप के पूल C के अपने अंतिम मैच में आयरलैंड को 4-0 से हरा दिया। पूर्णिमा, कनिका सेवाज और साक्षी राणा ने भारत के लिए गोल किए। टूर्नामेंट में दूसरी जीत के साथ भारतीय टीम पूल C में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। हर पूल में शीर्ष पर पहुंचने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। वहीं पूल से दूसरी 2 श्रेष्ठ टीम भी अंतिम 8 का टिकट कटाएंगी। भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल चेन्नई में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने बेल्जियम को मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जहां भारत ने 4-3 से बाजी मारी। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 7 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा। और यहां किसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।